गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 7 नवंबर के दिन, आज के दिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, पृथ्वी अवलोकन ग्रह जिसको हिंदी बोला जाएगा, EO-01 लॉन्च होने वाला है। आज के ही दिन में 3:02 पर इसका लाइव प्रसारण होगा हमारे ही चैनल पे। चलिए तो उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, भारत अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन ग्रह जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोला जाएगा, EO-01 और 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक कस्टमर्स उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की PSLV C-49 अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की 7 नवंबर को 2020 इन 10 उपग्रहों का शुभारंभ करेगा। इस साल के 2020 के पहले सैटेलाइट जो लॉन्च हो रहे हैं, पहला कार्यक्रम जो है 7 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, क्योंकि इसके पहले अभी लगातार हमारा कोरोना काल चल रहा था, तो इस वजह से अंतरिक्ष के जितने भी मिशन जो थे, इसरो के जितने भी मिशन थे वो सारे पेंडिंग पड़े हुए थे। चलिए कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। EO-01 यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो कि पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा। यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में अनुप्रयोग के लिए है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग टेक्निक से लैस उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन पृथ्वी के भौतिकी, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारियां एकत्र करेगा। इसके अलावा कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो सूर्य तुल्यकारी कक्षा पर नियोजित किए गए हैं। इसरो द्वारा शुरू किए गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट 2, 2A, कार्टोसैट 1, 2, 2A, 2B, राइसैट 1, 2, ओशनसैट 2, मेगाट्रॉपिक, सरल और SCASat 1, इनसैट, 3DR, 3D शामिल हैं। और इसके अलावा और भी उपग्रह हैं जो कि जिसको अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च करे गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और जो अन्य जो 9 कस्टमर सैटेलाइट जो लॉन्च करने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के विभाग के न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIDL के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। सन 2019 में कंपनी अधिनियम सन 2013 के तहत में शामिल NSIL अंतरिक्ष विभाग डॉस के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। तो चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज़ क्या मिल गई। NSIL, यह जो कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान संबंधी गतिविधियों के लिए सक्षम बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से निकलने वाली उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार, व्यावसायिक शोषण के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया, जो कि अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने या भारत के अंतरिक्ष का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करती है। चलिए यहाँ पे जो EO-01 जो लॉन्च होने वाला है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV सैटेलाइट लॉन्च होने वाला, PSLV रॉकेट से लॉन्च होने वाला है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह भारत का एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। PSLV पहला प्रक्षेपण यान है जो तरल चरणों से सुसज्जित है। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण जो है अक्टूबर 1994 में हुआ था। PSLV का उपयोग 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशनों के लिए किया गया। यह है सन 2008 में चंद्रयान 01 के लिए और सन 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, मार्स मिशन जिसको बोला जाता है, इसके लिए किया गया था। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 21 एंड GSLV Mark MK3 अन्य 2 लॉन्च व्हीकल भी हैं। तो यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई। PSLV जो है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको बोला जाता है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान बोला जाता है। ये तरल चरणों से सुसज्जित है, मतलब यहाँ पे लिक्विड
जो फ्यूल है वो यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि सन 1994 में इसका सबसे पहले प्रक्षेपण किया गया था, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मिशन में इसका यूज़ किया गया है वो है सन 2008 में चंद्रयान 1 के लिए, और सन 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट या मिशन मार्स के लिए इसका यूज़ किया गया है। जीएसएलवी फुल फॉर्म क्या कहलाता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1 और 3, ये दो और लॉन्च लॉन्च व्हीकल हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जीएसएलवी MK2, ये सबसे बड़ा लॉन्च भारत जो है विकसित भारत का है जो ऑपरेशन में है। ये चौथी पीढ़ी का लॉन्च सरल लॉन्च वाहन 3 तरल वाहन है, जिसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन विदेशी रूप से विकसित क्रियोनॉजिकल अपर स्टेज है जो कि उड़ान सिद्ध है। जीएसएलवी MK2 तीसरे चरण का निर्माण करता है। चलिए आगे बात करेंगे। GSRV MK3 चंद्रयान 2 के अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए चुना गया है। इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरण भारी लिफ्ट वाहन लॉन्च है। वाहन में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, एक कोर तरल बूस्टर और एक क्रायोनिकल ऊपरी चरण होता है। जीएसएलवी MK3 जो 4 टन के उपग्रहों के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिटर जीटोई लगभग 10 टन का कम से कम अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि GSLV-2 की क्षमता से दोगुना भी है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? जो GSRV MK3 जो लॉन्च व्हीकल है, ये GSLV-2 से 10 गुना क्षमता वाला है, जो कि चंद्रयान 2 के लॉन्च के लिए तैयार किया जा रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। तो दोस्तों ये तो देख लिया हमने चंद्रयान 2 के हमने यहाँ पे देख लिया EOS-01 जो लॉन्च हो रहा है आज की डेट में, उसके बारे में हमने कुछ जानकारियां देख ली। चलिए अब वापस स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन के पहले हम कुछ यहाँ देख लेते हैं। 7 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी? सन 1858 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल जी का 7 नवंबर के दिन जन्म हुआ था। सन 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक्स क्रांति हुई थी। सन 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नामक अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौटा था। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई भाई? आज की डेट 7 नवंबर के दिन EOS-01 जो है लॉन्च हो रहा है। तो इसके साथ ही एक और यहाँ पे जानकारी मिल जाती अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी हुई कि 7 नवंबर के दिन ही सन 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग जॉन ग्लेन नाम का जो अंतरिक्ष यात्री था सुरक्षित धरती पर वापस लौटा था। सन 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा भी की थी। सन 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए तो यहाँ पे अब वापस आ जाते हैं करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट की बात करी है? ऑप्शन है आपके पास 60%, 25%, 100% या फिर 50%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट की बात करी गई है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। क्योंकि हमारी क्लास रेगुलर रहती है, सुबह 5 से लेकर 6 के बीच में आपको डेली रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स क्विज के। तो अगर आप डेली इन वीडियोज़ को चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? 60%, 25%, 100% या फिर 50%? चलिए इसका आंसर है 100%। तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। बैटरी चलित वाहनों पर सन 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट दी गई है। हुंडई के उपाध्यक्ष BC दत्ता ने कहा कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ था, और अब आगे भी होने वाला है। पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक SUV कोना लॉन्च की थी। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आपको बताना है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास ल्यूक
रॉन्की, सॉरी यहाँ पे रॉन्ची है, एंड ब्रैडन मैकुलम, मिशेल सेटनर एंड कॉलिन मुनरो। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ल्यूक रॉन्ची, ब्रैडन मैकुलम, मिशेल सेटनर या फिर कॉलिन मुनरो। चलिए, इसका आंसर है ल्यूक रॉन्ची। विकेट कीपर बल्लेबाज ल्यूक रॉन्ची को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू हुआ। रॉन्की का जन्म जो था वो न्यूजीलैंड में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सन 2008 में 4 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। वे बाद में न्यूजीलैंड लौट आए। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सन 2013 से लेकर 17 के बीच में 4 टेस्ट, 81 एकदिवसीय और 30 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। इसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया। तो यहाँ पर काम की चीज़ क्या मिल गई कि जो ल्यूक क्रॉन्ची जो हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था खेलना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, परंतु उसके बाद भी सन 2013 में वापस आ गए न्यूजीलैंड से, उन्होंने खेलना चालू किया और 2017 में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास शक्ति कपूर, फिरोज खान, प्रमोद मुधु या फिर शशि शर्मा। चलिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी के साथ फिल्मों में काम करने वाले, मेहंदी फिल्म में काम करने वाले उनके किस स्टार को स्टार की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है? ऑप्शन है शक्ति कपूर, फराज खान, प्रमोद मुथु या फिर शशि शर्मा। चलिए, इसका आंसर है फराज खान। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके को स्टार फराज खान का निधन हो गया। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ मेहंदी, दुल्हन, बनूं मैं तेरी और फरेब सहित बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आए थे। फराज की फिल्म फरेब में गाना था तेरी आंखें झुकी झुकी। ये कुछ गाना मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी हिट रहा था, जिससे कि आपको पहचान में आ जाएगा ये कौन थे। चलिए आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस निम्न में से टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? आपको बताना है मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्वियर्स है जिसको बायो रिजर्वियर्स घोषित किया गया है। यूनेस्को ने बायो रिजर्वियर्स घोषित किया है किस टाइगर रिजर्व को? ऑप्शन है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? चलिए, इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा रिजर्वियर्स है, जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको हिंदी में बोला जाएगा, जिससे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व 56 बाघों का घर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों की सीमा में भी स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? ऑप्शन है आपके पास 4, 1, 5 या फिर 2। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? चलिए, इसका आंसर है 2। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। उनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है।
यह समिति निशस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग एवं जिनेवा स्थित निशस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्थान के साथ भी काम करती है। विश्व वन्य जीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट रहने वाला है, यह यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया है। ऑप्शन है आपके पास 40 शहर, 50, 30 या फिर 20। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर देते चलिए, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 30। हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें यह पता लगा कि भारत में स्थित 30 शहरों में सन 2050 तक पानी के तीव्र जोखिम का सामना कर पड़ सकता है। इन शहरों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली का स्थान है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों को पानी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरों को पानी के जोखिम से बचाने के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना महत्वपूर्ण है। इससे शहरों को पानी की कमी और बाढ़ के कुचक्र से बाहर आने में मदद मिलेगी। राजस्थान और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान और किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिवाली पर होने वाले पटाखों एवं आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है आपके पास बिहार सरकार, झारखंड, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? राजस्थान सरकार के साथ साथ किस स्टेट की गवर्नमेंट ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है, पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए इसका आंसर है उड़ीसा। राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाले पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान पटाखा बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और पटाखों का उपयोग करने या अनुमति देने पर व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 बीमारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चलिए आगे बात करेंगे। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके पास इराक, ईरान, ताइवान या फिर चीन। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? चलिए इसका आंसर है ताइवान। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी थी। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर दावा करती है और साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन की मुख्य भूमि से अलग हो गया था। तो यहाँ पे ताइवान जो है पहले चाइना में था। सन 1949 के गृह युद्ध के बाद ताइवान जो है वो चीन से अलग हो गया। इसके बाद ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है अमेरिका की तरफ से। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया है? चलिए इसका आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वैली टूरिस्ट विलेज और में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की
अपनी तरह की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया। यह रेलगाड़ी विशेष रूप से बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। यह 60 करोड़ डॉलर से लागत वाली परियोजना का एक हिस्सा है। इस ट्रेन में पूरी तरह से सुसज्जित रेल प्रणाली को सभी प्रकार की विशेषताओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें एक सुरंग स्टेशन और एक टिकट कार्यालय भी शामिल है। तो इस ट्रेन के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, जिसमें एक सुरंग होने वाली है, स्टेशन भी रहेगा, एक टिकट कार्यालय होगा, मतलब पूरी तरह से एक जैसा रेलवे स्टेशन टोटल होता है वैसा ही पूरा सिस्टम बनाया गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली भारत के अंदर एक शॉर्ट ट्रेन, लघु ट्रेन का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा, केरल के। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की गई? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, बिहार, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की गई है? चलिए इसका आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ने वाली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। इस विमान में 19 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी को सी प्लेन के जरिए लगभग 40 मिनट में तय किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स की क्विज। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने जीता कोविड-19 में श्री शक्ति चैलेंज। महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है। यह माय गवर्नमेंट द्वारा यूएन के महिलाओं के सहयोग से आयोजित किया गया है और इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज को माय गवर्नमेंट के मंच पर प्रस्तुत किया गया था। इससे ऐसे स्टार्टअप्स के आवेदन मंगाए थे जो महिलाओं के नेतृत्व में संचालित किए जा रहे हैं। यह कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज 2 चरणों में लागू किया गया था, प्रूफ ऑफ कॉन्टेस्ट स्टेज और ऑडिशन स्टेज। इस चैलेंज को पूरे राष्ट्र से कुल 1265 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज का उद्देश्य क्या था? कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज संयुक्त राष्ट्र यूएन की महिलाओं के नेतृत्व में मेरी सरकार माय गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नवीन विचारों और समाधानों के साथ आने वाले प्रोत्साहन एवं शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था, जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकेंगे और बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने में सक्षम भी होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं शीर्ष 3 विजेताओं के मैं यहाँ पे नाम आपको बता रहा हूँ। पहला है यहाँ पे श्री गायत्री हेला। ये बेंगलुरु में रेसाडा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक हैं। ये सिंथेटिक रसायनों के बजाय पौधे के अर्क के उपयोग के साथ कृषि और घर आधारित उत्पादों को तैयार करने के साथ ही उनके वितरण की व्यवस्था भी करता है। रोमिता घोष ये कैंसर सर्वाइवर हैं जो शिमला में आई हील हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक। यह स्टार्टअप हेल्थ केयर स्टार्टअप है जो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। डॉक्टर अंजना रामकुमार एवं डॉक्टर अनुष्का अशोकन वे थानमत्र इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के उत्पादक प्रबंधक एवं संस्थापक हैं। केरल में लिमिटेड इन्होंने एंटी माइक्रोबियोलॉजिकल समाधान का एक अभिनव समाधान प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को अपना लिया है। इस 3 नवंबर सन 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति फर्स्ट कमेटी ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा आयोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। भारत द्वारा प्रायोजित दोनों संकल्प रेड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर और कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशंस ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर हथियारों के समूह के तहत परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति निशस्त्रीकरण के मुद्दों की देखभाल करती है और साथ ही साथ परमाणु मुद्दों से निपटने के लिए जिनेवा आधारित सम्मेलन एवं निशस्त्रीकरण के संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग 2 अन्य निकायों के साथ मिलकर परस्पर सहयोग से काम करती है। नासा 21 नवंबर को यूएस यूरोपियन महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च करेगा। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का आने वाले 21 नवंबर सन 2020 को अमेरिका यूरोपियन महासागर निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 सेंटिनल-6 को लॉन्च करने का लक्ष्य है। इस उपग्रह सैटेलाइट को कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग एयर फोर्स बेस से फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के प्रमुख कैथी
लाइडस द्वारा स्ट्रीट में श्रृंखला में माध्यम से इस जानकारी को साझा किया गया। लाइडस ने कहा कि स्पेसएक्स परीक्षण और हार्डवेयर निरीक्षण के बाद रॉकेट के पहले चरण में कुल 2 इंजनों का स्थान ये लेगा। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? यह सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच उपग्रह समुद्र तल में अत्यंत छोटे बदलावों को सटीकता से मापेगा और लगभग पूरे विश्व के लिए समुद्र की समस्त गहराई और समुद्र क्षेत्र की निगरानी करेगा। यह महासागर निगरानी उपग्रह मुख्य रूप से 3 उपग्रहों के एक सेट समूह पर निर्भर करेगा, जो कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में अंतरिक्ष यान की सटीक स्थिति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसका मुख्य उपकरण क्या क्या रहने वाले हैं? लेजर रेट्रोफ्लेक्स एरे, यह उपकरण जो रहेगा वो 9 छोटे ठीक आकार के दर्पणों से युक्त एक सेट है। लेजरों को पृथ्वी पर जमीनी स्टेशन से इन दर्पणों के सेट की ओर निर्देशित किया जाएगा और वे हानि रहित बीम को अपनी उत्पत्ति के बिंदु पर वापस प्रतिबिंब करेंगे। इससे उन्हें उपग्रह और स्टेशन के बीच की दूरी का पता चल पाएगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है जीपीएस जिसको बोला जाता है, सटीक ऑर्बिटर निर्धारण जीपीएस और गैलीलियो नेविगेशन सिग्नल्स को ट्रैक करेगा और उपग्रह की स्थिति निर्धारित करने में मदद के लिए शोधकर्ता इन सैटेलाइट का विश्लेषण भी करेंगे। सैटेलाइट ड्रॉइस एक अधिकृत डॉपलर ऑर्बिटोग्राफी रेडियो पोजीशंस है। यह समय के साथ उपग्रह की 3D स्थिति का निर्धारण करने के लिए 55 वैश्विक जमीनी स्टेशनों से प्राप्त रेडियो संकेतों का विश्लेषण भी करेगा। दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।